Hi, welcome to the Avigna Corporate Solution channel. First of all, I thank you so much for the Avigna Corporate Solution team for invite me to say something on this new topic, a rapid fire round on NBFC operations. कुछ क्वेश्चंस इन्होंने डिराइव किया बेस्ड ऑन दैट कि बहुत सारे फीडबैक। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ऑल द सब्सक्राइबर या जिन्होंने मेल भेजा, व्हाट्सअप मैसेजेस किए। उन्होंने कुछ क्वेश्चंस थे, उनके सारे क्वेश्चंस को इन्वॉल्व करके ये एक रैपिड फायर राउंड बनाया गया कि हम एनबीएफसीज की कंप्लायंसेस के बारे में, एनबीएफसीज के ऑपरेशंस के बारे में क्या सोचते हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करके लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है गवर्नेंस एंड बोर्ड रिलेटेड क्वेश्चंस। ओके, पहला क्वेश्चन, हैज द बोर्ड अप्रूव पॉलिसीज हैव बीन रिव्यू एनुअली एंड इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड। यस, आपको जो भी पॉलिसीज आप बनाना है, आपको कुछ पॉलिसीज ऐसे हैं जो मैंडेटरी हैं एज पर द आरबीआई मास्टर डायरेक्शन, कुछ पॉलिसीज हैं जो प्रोडक्ट स्पेसिफिक है कि अगर आप गोल्ड लोन कर रहे हो आपको कुछ पॉलिसीज बनानी है, अगर आप लैब कर रहे हो तो आपको कुछ पॉलिसीज बनानी है, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज कर रहे हो दैट इज कॉल्ड द लैस, आपको पॉलिसीज बनानी है, पीएल करते हो आपको पॉलिसीज बनानी है, एसएमई फंडिंग करते हो, मतलब जो भी कुछ ऐसी पॉलिसीज 7-8 जो कि सारे एनबीएफसी को अप्लीकेबल है ही। कुछ पॉलिसी है जो प्रोडक्ट बेस्ड है और ये सारी पॉलिसी बोर्ड अप्रूव होनी चाहिए। या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करे, ओके, या तो बोर्ड ने अपना पावर डेलीगेट किया किसी कमिटीज को। ऐसा भी नहीं कि बोर्ड ने अपना पावर डेलीगेट किया किसी एक आदमी को और वो आदमी ही पॉलिसीज अप्रूव कर, नहीं, इट शुड बी कमिटी। तो कोई कमिटी है जिसको वो अप्रूव कर रहा है, बोर्ड ने पावर दिया है, वो कमेटी करे, राइट। सो सिंपल, अगर इफ आई से दिस कि क्या ये सारी बोर्ड पॉलिसीज बोर्ड अप्रूव होनी चाहिए, यस होनी चाहिए। नेक्स्ट, इज डॉक्यूमेंटेड एविडेंस ऑफ बोर्ड लेवल मॉनिटरिंग अवेलेबल थ्रू MIS एंड डैशबोर्ड। कि कभी कभी बोलते हैं कि ये अगर आरबीआई पूछता है कि ये डेटा आपने बोर्ड को भेजा था, हाँ, तो आप प्रूफ दिखाओ, प्रूफ है ही नहीं आपके पास। खास करके क्वेश्चन आते हैं स्मॉल एनबीएफसीज को, जहां पे डायरेक्टर भी कंपनी के डे टू डे फंक्शनिंग में होता है, अप्रूवल लेता है और उनके पास कुछ होता नहीं है। इवन नेम से अगर आपका ऐसा कोई सेटअप है जहां पे छोटी एनबीएफसीज है, आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स @xyz.com नाम का ईमेल आईडी बनाइए और उस ईमेल आईडी में आप MIS भेजते रहिए, ताकि आपको कल को प्रूफ हो जाए कि भाई ये डेट को मैंने MIS बोर्ड को भेजा है। सबसे बेस्ट है कि आप मिनट्स में रिकॉर्ड कर लीजिए अगली बोर्ड मीटिंग में, और अगर वो ऐसा नहीं हो पाता है सो आप इस तरह से आप रिव्यू दिखा सकते हैं। आर फिट एंड प्रॉपर, नेक्स्ट क्वेश्चन था, आर फिट एंड प्रॉपर डिक्लेरेशन फॉर डायरेक्टर एंड KMP ऑब्टेन एनुअली एंड वेरीफाई। सी देखो, फिट एंड प्रॉपर केवल डायरेक्टर्स के लिए नहीं होता है, की मैनेजर पर्सन जो होते हैं कंपनी के, उनके लिए भी होता है। अब KMP अगर मैं कहूँ कंपनी एक्ट के हिसाब से तो खाली 3-4 है, CFO है, CS है और होल टाइम MD और होल टाइम डायरेक्टर। लेकिन अगर एनबीएफसी में जो किसी हर एक वर्टिकल के हेड होते हैं वो भी KMPs होते हैं, उनके भी डिसीजन एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनसे भी फिट एंड प्रॉपर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसका भी होना चाहिए वेरिफिकेशंस और उसका रिकॉर्ड बोर्ड मीटिंग में, राइट। नेक्स्ट, आर आरबीआई इंस्पेक्शन ऑब्जर्व एंड एक्शन पॉइंट ट्रैक एंड क्लोज विद द अप्रोप्रिएट बोर्ड ओवरसाइट। मतलब अगर आरबीआई ने कोई डेटा मांगा, आरबीआई का इंस्पेक्शन हुआ, तो उसके जो भी एक्शन पॉइंट थे क्या उसको बोर्ड मीटिंग में लेके जाना चाहिए? यस, आपको बोर्ड मीटिंग में लेके जाना चाहिए कि हमें ये इंस्पेक्शन आया, इसके हमने ये एक्शन किए, ये 10 पॉइंट क्लोज हो चुके हैं, 2 पेंडिंग है, उसके ड्यू डेट से हैं, और जब वो दूसरे भी पॉइंट आपके क्लोज हो जाते हैं तभी आपके बोर्ड में आके आपको दिखाना है कि ये 2 पॉइंट जो हमने पेंडिंग था ये हमने क्लोज कर दिया, ताकि बोर्ड इज अवेयर। आप ये मानिए कि आरबीआई में हर जगह बोर्ड कमिटी ही लिखी गई, मतलब या तो बोर्ड अप्रूव कमेटी, चाहे वो ऑडिट कमेटी हो, RMCs हो, NRCs हो या XYZ, चाहे लोन कमेटी हो गया, इन्वेस्टमेंट कमेटी हो गया, KYC मॉनिटरिंग कमेटी, ALM कमेटी, जिस तरह भी कमेटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड KYC एंड AML, वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक यू अविग्न सॉल्यूशंस। आर KYC डॉक्यूमेंट लाइक पैन CKYC ऑब्टेन प्रायर डिसबर्सल? यस,
आपको डिसबर्समेंट से पहले, मैं तो बोलता हूं कि क्योंकि कस्टमर की ऑनबोर्डिंग होनी चाहिए, बट आप बहुत सारे ऐसे ऐसे आजकल फिनटेक ऐप उनकी ऐसी जर्नी हो चुकी है, या इस तरह का कि डिसबर्समेंट के टाइम पे हमें लेना है। सपोज होता है ना कि लोन अगेंस्ट शेयर लेने हैं मुझे, मेरे पास है, तो मैं जस्ट देख लिया कि मेरे पास क्या पोर्टफोलियो है, अच्छा ठीक है, चेक कर लिया, मेरी एलिजिबिलिटी कितनी है वो भी चेक कर लिया। अब मुझे अगर लोन लेना है तब मुझे मेरा आप केवाईसी करिए, तो ठीक है, और लोन ले केवाईसी किया, तुरंत हमारे अकाउंट में पैसे आ गए बेस्ड ऑन माई एलिजिबिलिटी। तो उस केसेस में कि लोन डिसबर्स होने से पहले आपको सारे केवाईसी कंप्लीट करनी है। इज पीरियोडिक रिव्यू ऑफ केवाईसी अपडेशन कैरी आउट? यस, आपको पीरियडिकली रिव्यू करना है। एक्ट के हिसाब से 6 महीने में एक बार। आपके जो कस्टमर हैं, ऑन बोर्डिंग के टाइम पे आपने बोला वो लो है, बट अभी लास्ट 6 महीने में उसका बन गया है, कुछ उसका प्रॉब्लम हो गई है या कोई उसका एक्टिविटीज हो गई है, वो अब लो रिस्क से वो हाई रिस्क में आ गया है या मीडियम रिस्क में आ गया, उसको रिव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आर एस टी आर सी टी आर फाइलिंग विद एस टी ओ एस प्रिस्क्राइब्ड? एंड यस, अगर आपकी कंपनी कैश ट्रांजैक्शन करती है, कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन आपने रिव्यू करके मॉनिटर करके निकाला है, तो उसकी फाइलिंग करना या उसकी प्रॉपर नोटिंग करना बहुत जरूरी है। इज एएमएल मॉनिटरिंग पोस्ट सिस्टम ड्रिवन? यस, आरबीआई केवाईसी मास्टर डायरेक्शन में लिखा है, इवन आप छोटी कंपनी हो बड़ी कंपनी हो, एएलएम, एएलएम मतलब एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट नहीं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का सिस्टम ड्रिवन होना चाहिए। कोई एक्सेल पे या कोई आप मैनुअली नहीं होना चाहिए, इट शुड बी थ्रू सिस्टम। अब वो सिस्टम इन हाउस बना हो, अब वो सिस्टम आउटसोर्स बना हो, बट उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। ट्रिगर ऑडिटेबल होने चाहिए, मतलब जो भी उसका ट्रिगर आया कि मान लीजिए आपने कोई नाम डाला, अगर उसमें लिखा नो मैच, तो वो भी कल को आपको दिखाना ऑडिट में इंपॉर्टेंट है। ऑडिट मींस आरबीआई करे ऑडिट, चाहे इंटरनल ऑडिट करे, चाहे आप उसको स्टैट्यूटरी ऑडिट करे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, आर कस्टमर रिस्क कैटेगराइजेशंस अप्रोप्रिएटली असाइन एंड पीरियडिकली रिव्यू? अगेन सेम, आपको ऑनबोर्डिंग के टाइम पे कस्टमर को एक रिस्क कैटेगराइजेशन बताना है कि वो लो में है, हाई में है या मीडियम में। और ऐसा ये नहीं है कि ये कैटेगरी जो कस्टमर बताने, कस्टमर को बताने की जरूरत नहीं है, ये आपका इंटरनल रिकॉर्ड है। आपको कस्टमर को ये नहीं करना भाई आप हाई रिस्क हो, कल को कस्टमर ये आपके आएगा ही नहीं और केस करेगा अलग से। ये आपका इंटरनल रिकॉर्ड है, कस्टमर को एसेस करके। और ये नहीं कि कस्टमर को कैसे एसेस करना, सिविल का 700 है तो गुड कस्टमर, 650 है तो मीडियम, 600 से नीचे लो, वो नहीं। इंटायर थिंग कि कस्टमर कहाँ का है, क्या लोन लिया, उसकी वर्किंग कैसा है, सैलराइड है, नॉन सैलराइड है, कौन से लोकेशन से है, कौन से प्रोफेशन से है, उसका कितनी हिस्ट्री रह चुकी है, वो सारा चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद आप एक रिस्क कैटेगराइजेशन आपको देना है। Are filing and reporting to C, this last question, are filing and reporting to CKYC, SARSAI and 4 CIC NESL IU जो उसको हम इंफॉर्मेशन यूटिलिटी कहते हैं, कैरिड आउट एज मैंडेट? यस, आपको CKYC पर रिकॉर्ड अपलोड करना है सारे कस्टमर का जिसको आपने लोन दिया है विद इन 10 डेज ऑफ अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप। अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन देते हो तो सरसाई करना आपको जरूरी है, आपको वहां पे फिर आप सरसाई करना है। आपको डेटा जो जो हमारे इंडिया में 4 CICs हैं, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी, जिसको हम नॉर्मली भाषा हम लोग सिविल बोलते हैं, तो सिविल के जैसे ही 4 कंपनी है, 3 और कंपनी, मतलब एक सिविल उसके अलावा 3 और कंपनी, सबको डेटा 15-15 दिन पे भेजना जरूरी है। अभी 15-15 दिन पे चल रहा है। बहुत लोगों को, अगर पुराने जो हैं उनको पता होगा कि पहले वो मंथली होता था, महीना खत्म होने के विद इन 15 दिन हम भेजते थे। बाद में लगा नहीं, क्योंकि ये कस्टमर का क्रेडिट से इंफॉर्मेशन है, कस्टमर का नंबर इस पर इम्पैक्ट होता है, तो इसको 15 दिन पे कर दिया है। अभी इस अप्रैल महीने से उसको वीकली कर रहे हैं, बट अभी वो बिगर कंपनी को अप्लीकेबल है, बट धीरे धीरे वो शायद सबको अप्लीकेबल हो जाएगा। NESL-IU ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अंडर द IBC लॉ, इंसॉल्वेंसी बैंक करेंसी कोड के अंदर इसको बोला गया है। तो जिसको भी आपने लोन दिया, आइदर सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, रिकॉर्ड आपको यहाँ पे अपलोड करना बहुत मैंडेटरी है। अविंग सोल्यूशन टीम, जैसा मुझे जस्ट बताया गया कि अविंग सोल्यूशन टीम, अगर आपने इसमें आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और अविंग सोल्यूशन की टीम आपको इसमें हेल्प कर सकती है सभी तरह के रजिस्ट्रेशन में। नेक्स्ट पॉइंट, लेंडिंग एंड क्रेडिट कंप्लायंस का क्वेश्चन है। इज रिस्क बेस्ड प्राइसिंग डिक्लेरेशन डिस्क्लोज
इन सैंक्शन लेटर एंड एप्लीकेशन, यस आपने एक कस्टमर को सॉरी आपने एक कस्टमर को क्या प्राइस पे लोन दिया है वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म में बताना जरूरी, मैंडेटरी। कुछ पॉइंट 5-6 पॉइंट की, ये 4-5 बेसर पे आपको मैं 8% पे लोन दे रहा हूँ, 12 पे दे रहा हूँ, 13 पे दे रहा हूँ, या किस बेस पे दे रहा हूँ, वो आपको बताने की बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, आर डिविएशन फ्रॉम अप्रूवल क्रेडिट मेटेरियली प्रॉपरली अप्रूव एंड जस्टिफाई। अगर आपने पॉलिसी बनाई लोन देने की, क्रेडिट पॉलिसी, बट अब उसमें डे टू डे कस्टमर टू कस्टमर कोई डिविएशन ले रहे हो कि चलो मैंने बोला कि किसी का भी सिविल स्कोर 600 के नीचे होगा मैं उसको लोन नहीं दूंगा, तो लेकिन अभी मुझे बिजनेस करना है तो मैं तो लोन दूंगा। वो कस्टमर बहुत अच्छा है, बट एक कोई क्रेडिट कार्ड में कोई एक डिफॉल्ट कर दिया जिसकी वजह से उसकी क्रेडिट कम हो गई, तो मैं उसको दे देता। तो मैं क्रेडिट हेड हूँ या मैं नेशनल क्रेडिट मैनेजर हूँ, मैंने अप्रूवल दे दिया, बट इसका एसओपी, इसका डेटा अप्रूव होना चाहिए किसी भी प्रॉपर अथॉरिटी के थ्रू। आप ऐसे ही नहीं अपने मन से आज आपने लिख दिया कि क्रेडिट अप्रूव करें, पर उसको अप्रूवल किसने दिया? उस क्रेडिट मैनेजर को या हेड क्रेडिट को या नेशनल क्रेडिट मैनेजर को अथॉरिटी किसने दी अप्रूव करने की? तो वो भी आपका पार्ट होना चाहिए, आइदर इन एसओपी आइदर थ्रू सम पॉलिसीज। नेक्स्ट, इज देयर इंडिकेशन फॉर एवरग्रीनिंग और रिस्ट्रक्चरिंग विदाउट अप्रूवल। सपोज आप कोई लोन आपने दिया है, किसी का पार्ट डिसबर्समेंट हुआ है कि आज आपने 2 लाख का लोन दिया है, खाली 1.5 लाख डिसबर्स हुआ है, बाकी का 50,000 अनडिसबर्स है, और फिर आपको 6-7 महीने के बाद कस्टमर आके बोलता है मुझे बाकी के पैसे की जरूरत नहीं है, अब आप मेरे को लोन मेरा जो है रिस्ट्रक्चर या डाउन साइज कर दो। तो ये सारा चीज आप अपने मन पे नहीं कर सकते, आप इसको एक पॉलिसीज बनाइए डाउन साइज करने का। या फिर आप, मेरा एक लोन चल रहा है, मैं उसमें डिफॉल्ट कर रहा हूं, मैं दूसरे लोन के लिए आया मांगने के लिए, आप मुझे, या मैं डिफॉल्ट नहीं भी कर रहा हूं, मैं मल्टीपल प्रोडक्ट ले रहा हूं मैं आपसे, तो वहां पे भी आपके पास ऐसी पॉलिसीज होनी चाहिए कि इस तरह से मैं मल्टीपल लोन दूं और उसका क्या जस्टिफिकेशन है। आर प्रीपेमेंट चार्जेस एंड पीनल चार्ज अप्लाई स्ट्रिक्टली, यस। अभी एक नया रूल्स है 1 जनवरी से कि फ्लोटिंग रेट पे आपको पीनल चार्ज लगाना ही नहीं है। तो लेकिन जो भी आप चार्जेस लेते हो आपका केएफएक्स में होना चाहिए, और वही चार्ज आप कस्टमर से ले सकते हो जो केएफएक्स में लिखा है, या जो आपने सैंक्शन लेटर, एप्लीकेशन फॉर्म, सैंक्शन लेटर केएफएक्स में लिखा है वही चार्ज ले सकते हो, उसके अलावा नहीं। और ऐसी भी बात नहीं कि आपने चार्ज कुछ भी चार्ज लिख दिया। सपोज कस्टमर प्लेस विजिटिंग चार्ज 500 रुपए, अरे मैं क्यों विजिट कर, मैं अगर डेली पेमेंट कर रहा हूं या अगर मुझे कलेक्शन करना है तो कलेक्शन का लीगल चार्ज एक अलग होता है, खाली बार बार फोन टेलीफोनिंग चार्ज, डॉक्यूमेंटेशन चार्ज, ये सारे चीज का अनजस्टिफाई होता है। वो चार्जेस आरबीआई आपको बोलेगी ये सब अननेसेसरी चार्जेस है। जो अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर पे चार्ज है, वैलिड एक्सप्लोर चार्ज, आप वही चार्ज लिख सकते हो। कुछ भी मन कड़ा चार्जेस आप लिखोगे तो आरबीआई उस पर आके क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। So that's okay. The next question, are borrower and group exposure limit monitor real time? Yes. अगर आप एक मिडिल लेयर एनबीएफसी या अपर लेयर हो या इवन बेस लेयर हो बट मोर देन 500 करोड़ एसेट साइज है, तो आपको एक सिंगल बोरोवर को आप कितना मैक्सिमम लोन दे सकते हो आपके एनओएफ का। अगर मेरा सपोज एनओएफ है 100 रुपए, तो क्या मैं 10 पर रुपए से ज्यादा किसी एक को नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा कॉन्सेंट्रेशन नाम हो, मतलब अगर वो डिफॉल्ट कर गया मुझे बहुत बड़ा चोट लगी या मेरा बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसके लिए आरबीआई चाहता है कि आपके पास एक ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए जहां पे आप डिराइव करिए कि एक बारोवर लेवल पे आपको क्या लोन देना है या क्या लोन नहीं देना है। फेयर प्रैक्टिस कोड आरबीआई का सबसे फेवरेट टॉपिक, ऑल चार्जेस लाइक इंटरेस्ट, फीस, पेनाल्टी डिस्क्लोज टू द कस्टमर, यस आपको डिस्क्लोज करना है। और अगर कस्टमर इसका जस्टिफिकेशन पूछता है, इसका मीनिंग क्या है, आपको उसको रिटर्न में देना है और उसके ऊपर एक्नॉलेजमेंट लेना है। आर रिकवरी ड्यूली ऑथोराइज फॉलो द बाय, यस अगर आपने कोई रिकवरी एजेंट रखा है उसको ड्यूली अथॉरिटी दीजिए, उसका कोड ऑफ कंडक्ट बनाइए, उस एक्टिविटी का रिव्यू करिए कि अगर उसकी पिछले 6 महीने की एक्टिविटी कैसी थी, 1 साल की एक्टिविटी कैसी थी, अगर उसके अगेंस्ट कुछ पाया जाता था तुरंत उसको डिबार्ट करिए, तुरंत उसका इम्पैनल खत्म करिए, क्योंकि आरबीआई इसको बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटर करता है। आर कस्टमर ग्रीवेंस रिजॉल्व विद इन टाइम, यस आरबीआई ने जो बोला है 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन और 30 दिन के अंदर कंप्लेन खत्म होनी चाहिए टाइमली मैनर में। और अगर कंप्लेन खत्म नहीं होती है तो आप एज एनबीएफसी आप बताइए कस्टमर को, अगर मेरे दिए हुए रेजोल्यूशन से, मतलब मेरे दिए हुए आपके
कंप्लेंट के जो मैंने आपको सोल्यूशन दिया उससे आप खुश नहीं हो तो आप आरबीआई में कंप्लेंट कैसे कर सकते हो, ऑनलाइन कैसे कंप्लेंट कर सकते हो और ऑफलाइन मतलब थ्रू लेटर लिख करके या कंप्लेंट फॉर्म भर के आप कैसे कंप्लेंट कर सकते हो आरबीआई में, आपको ये भी बताना आपकी ड्यूटी है एज ए एनबीएफसी। आर कस्टमर कम्युनिकेशंस इन ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे बहुत एनबीएफसी, मैं छोटी एनबीएफसी नहीं इवन बड़ी बड़ी एनबीएफसी नहीं करते हैं। रूल के हिसाब से देखा जाए तो कस्टमर को जो भी कम्युनिकेशन होता है वो उनके वर्नाक्युलर लैंग्वेज में होना चाहिए। मतलब कस्टमर अगर हिंदी स्पीकिंग है तो हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल, गुजराती होना चाहिए। आजकल लोग बोलते हैं कि एक डिक्लेरेशन ले लेते हैं, वो एक पार्ट टाइम के लिए ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आपकी कंपनी की साइज बढ़ती है तो मतलब आप पैसे खर्च कर सकते हो। आरबीआई ठीक है, आप अगर बहुत छोटी एनबीएफसी हो तो आपने एक डिक्लेरेशन ले लिया, मुझे कंपनी की एम्प्लॉय ने सब कुछ अच्छे से समझाया। अब बट सब कुछ में क्या, मैं भी वो मानता हूँ कि डिस्क्लोजर कभी कभी लोगों का बहुत शॉर्ट होता है, ठीक है, कि मुझे सब कुछ समझाया, सब कुछ में आप डिक्लेरेशन एक ऐसा बनाइए एक पेज का जिसमें कुछ की पॉइंट कि मेरा ईएमआई इतना है, मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है, चार्जेस इतना है, अगर मैं लोन नहीं भर पाया तो एनपीए में ऐसा होगा, रिकवरी ऐसा, ये कुछ ऐसा एक पेज का बनाइए, फिर उसके ऊपर साइन ले लीजिए कस्टमर का। और वो ऐसा नहीं हो कि कस्टमर साइन हिंदी में कर रहा है, डिक्लेरेशन इंग्लिश में, एटलीस्ट एक पेज तो आप ट्रांसलेट कर ही सकते हो। आज इतने सारे एआई टूल है, इतने सारे सिस्टम्स हैं, ये बहुत कम चार्जेस में होता है कि आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हो। तो आरबीआई एटलीस्ट आप ठीक है, आप पूरा पूरा डॉक्यूमेंट आप वर्नाक्युलर में नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप छोटी कंपनी हो, बट आपका डिस्क्लोजर जो लेते हो, वर्नाक्युलर लैंग्वेज डिस्क्लोजर लेते हो जो आप कस्टमर से, उसको तो आप एटलीस्ट एक पेज को कन्वर्ट कर ही सकते हो जिसमें फेयर अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है कस्टमर को उसकी लैंग्वेज में लिखना होगा ताकि वो साइन कर सके, राइट। अगर इससे कुछ डिविएशन होता है ना, कस्टमर बोलता नहीं मुझे तो बताया ही नहीं, और आपने इंग्लिश में लिखा और कस्टमर ने वहां पे अंगूठा लगाया या आप हिंदी में साइन किया, तो कल को कस्टमर बोल सकता सर मुझे बताया नहीं, और आपके पास कोई प्रूफ नहीं होगा कि सर मैंने वर्बल बताया। इसके लिए वो उनकी लैंग्वेज में होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आईटी, डिजिटल लेंडिंग और आउटसोर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आर द क्वेश्चंस जो पूछा गया है। आर आरबीआई डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइन कंप्लाइड इंक्लूड डायरेक्ट डिसबर्समेंट एंड प्रोविजन थ्रू पास थ्रू अकाउंट, यस। अगर आप डिजिटल लेंडिंग हो किसी और का, जैसे आजकल देखा गया कि मेरी एक एनबीएफसी है बट मेरे पास पैसे नहीं है, कोई फिनटेक है उसके ऐप के थ्रू सारा डिसबर्समेंट हो रहा है, तो जो गाइडलाइन है कि चार्जेस कौन कलेक्ट करेगा, डिसबर्समेंट का पावर किसके पास है, केवाईसी ऑथोराइजेशन का पावर किसका, वो सारा आपको स्ट्रिक्ट गाइडलाइन करनी है। मैं अगेन कहता हूँ आपको फॉलो करना है और उसके ऑडिटेबल एविडेंस रखने की बहुत जरूरी है कि कल को आरबीआई तो आप उसको प्रूव कर सको कि देखिए भाई ये वो मेरा वो जो डिजिटल लर्निंग फिनटेक वाला पार्टनर है वो नहीं कर रहा, उसका खाली ऐप है, सब कुछ जो कंपनी के एम्प्लॉय करते हैं। अब कंपनी के एम्प्लॉय का मतलब अगर बोले मेरे तो एक कंपनी है 10 करोड़ का मेरा है बट कंपनी में खाली 2 ही डायरेक्टर है, सारा तो मेरा फिनटेक पार्टनर करता है, डायरेक्टर इज ऑल्सो एम्प्लॉय, अगर कंपनी में नहीं कुछ है तो वो आप बता दे, बट वो होना चाहिए। नेक्स्ट, डू आउटसोर्सिंग एडिक्वेटली कवर ऑडिट राइट डेटा सिक्योरिटी, यस। अगर आपने किसी के साथ आउटसोर्सिंग एग्रीमेंट किया है उसके अंदर आपको ये क्लॉज जरूर होना चाहिए कि मैं कभी भी या मैं या आरबीआई या कोई स्टैट्यूटरी बॉडी आके ऑडिट कर सकती है। डेटा जो भी आपके पास होगा कंपनी का, कस्टमर का, वो आपको डेटा सिक्योरिटी अंडर द आईटी एक्ट आपको रखना है। ये सल्ले जो कुछ भी आपने सर्विस किया है कि मैं ये करूंगा, मैं ये परफॉर्मेंस करूंगा, उसका मॉनिटर होना मैंडेटरी है। नेक्स्ट, इज कस्टमर डेटा स्टोर्स एंड पास इन कंप्लायंस, यस। जो भी आप डेटा स्टोर करते हो कस्टमर का वो आरबीआई के हिसाब से होना चाहिए। आरबीआई जिस हिसाब से, ऐसा नहीं कि मैं कोई भी फ्री के क्लाउड पे एक्सेस करूँ। सपोज मेरा अकाउंट है @gmail.com, कस्टमर का डेटा मैं सब गूगल ड्राइव पे सेव करता हूँ, वो नहीं, वो पब्लिक चीज़ है, वो बहुत ईजी, उस पर सिक्योरिटी भी कम होती है, वो हैक हो सकता है। तो आपको देखने की जरूरत है कि आप डेटा कहाँ स्टोर करते हो ताकि कल को आप कोई आईटी एक्ट का ब्रीच न करो। गोल्ड लोन रिलेटेड क्या कंप्लायंस होना चाहिए, जिसमें इज द एलटीवी रेशियो मेंटेन विद इन द आरबीआई प्रिस्क्राइब लिमिट एंड सैंक्शन लेटर थ्रू टाइम, यस। अभी रिसेंटली नवंबर 2025 में गोल्ड लोन से रिलेटेड कई सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, उसमें एलटीवी मॉनिटरिंग होना बहुत जरूरी है। 75, 80, 90 ऐसा 3 एलटीवी है, एलटीवी मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
इज गोल्ड वैल्यूएशन कंडक्टेड बाय, हाँ जो भी आपके ब्रांच में गोल्ड वैल्यूअर है या इन हाउस है, मतलब वो कंपनी का एम्प्लॉय है या वो आउटसोर्स है, तो उसका वेरिफिकेशन करना, इम्पैनल करना बहुत जरूरी है। कोई भी आगे गोल्ड वेरीफाई नहीं कर सकता। और ऑक्शन प्रोसेस ट्रांसपेरेंसी वेल डॉक्यूमेंटेड कंप्लाइंट, यस आप ऑक्शन कर रहे हो तो लोन देते समय एप्लीकेशन फॉर्म में और ऑक्शन की प्रोसेस समझाइए, और वो भी ऐसा नहीं कि हम छोटे छोटे अक्षर में, प्रॉपर प्रोसेस समझाइए। मतलब क्या होता है, आरबीआई जब बोलती है ना इज मेड बी डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस, मतलब वो ऐसा पढ़ के समझ में आ जाए कि पहला आप क्या करोगे, दूसरा एक्टिविटी, तीसरा ऐसा कुछ एकदम ऐसा कोई एक पैरा मत लिख दीजिए इंग्लिश के जैसा कि कस्टमर पढ़ के न समझ पाए और फिर आरबीआई को भी नहीं समझ में आया कि आपने क्या उसमें लिखने की कोशिश किया। एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस फ्लो की वैसा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, ताकि कस्टमर समझ ले कि कल को मेरा जब लोन मैं नहीं भरूंगा एनपीए हो जाएगा, और कल को आप उसको ऑक्शन करके अपना ड्यू लोगे तो क्या प्रोसेस आप फॉलो करोगे, कौन सा जगह ऑक्शन होगा, कौन से जगह पे ऑक्शन की एडवर्टाइजमेंट की जाएगी, ये सारा चीज आप कस्टमर को बहुत ही क्लियर डिस्क्लोज करने की जरूरत है। Next, is adequate notice provided to the borrower prior to auction of the pledged gold? Yes. आप ऐसा नहीं कि मैं ड्यू नहीं दे रहा हूं तो 90 दिन के बाद आप जो है 91 डेज मतलब 91 दिन जैसे एनपीए हुआ आप उसको बेच दिए, या आपने एक नोटिस डाल दिया ऐसे न्यूज़पेपर में जो कोई पढ़ता ही नहीं है, और आपने हेड ऑफिस में नोटिस चिपका दिया, अगले दिन बेच दिया। कस्टमर को पहले आप इंटीमेटेड करिए कि भाई आपका ये था एज पर द लोन एग्रीमेंट क्लॉज नंबर दिस एंड दिस, आपका ऑक्शन हो जाएगा अगले 10 दिन में अगर आप लोन नहीं दोगे। तो अगर कस्टमर आता है 10 दिन में तो ठीक है, 10 दिन में नहीं आता, ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिकली आप भेज दो, आपको लास्ट रिमाइंडर भेजना है कि मैंने पहला रिमाइंडर भेजा था, 10 दिन पास हो गया, अब मैं आपका ऑक्शन करूंगा, ऑक्शन की डिटेल आपको इस पर्टिकुलर साइट पे या हमारी विजिट माई ब्रांच या पर्टिकुलर जगह पे आपको ऑक्शन की डिटेल मिल जाएगी। हो सकता है कस्टमर ये ऑक्शन में आके इंटरेस्टेड हो लेने के लिए, आपको डिस्क्लोजर देने की जरूरत है। ठीक है। व्हीकल लोन रिलेटेड कंप्लायंसेस, यस इज हाइपोथिकेशन प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड विद आरटीओ एंड रिफ्लेक्ट इन आरसी बुक, यस आपने अगर किसी गाड़ी के अगेंस्ट लोन दिया है तो आपको उसके ऊपर आपका चार्ज क्रिएट करना जरूरी है, आरटीओ को इंटीमेट जानना, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी वो है, गाड़ी आपकी सिक्योरिटी है ना। तो सिक्योरिटी ऐसा ना हो कि कल के सामने कोई बेच दे और खरीदने वाला गाड़ी ले लिया, बट जब उसने रजिस्ट्रेशन और नाम ट्रांसफर गया वहां आपकी कंपनी का नाम दिखा ही नहीं और गाड़ी ट्रांसफर हो गई, और फिर अब आकर के उसका पोजीशन ले रहे हो भाई ये तो लोन लिया ही नहीं, तो बोले भाई मैं तो आदमी से खरीदा हूं ना। और जब अगर आप उसके ऊपर इंटीमेट करते तो आरटीओ मेरे को बताता। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, आप जो उसको लोन देते हो टाइमली मैनर में आपको आरटीओ में इंटीमेट करके आपका चार्ज हाइपोथिकेशंस जो है वो आपको मेंटेन करना चाहिए। इन टू इन चेक ऑफकोर्स, कभी कभी ऐसा होता है कि गाड़ी के अगेंस्ट हमने लोन दे देते हैं बट वो बाद में पता चलता है तो उसका इंड यूज कुछ और ही था। जैसे मुझे टू व्हीलर लेना था, आपने लोन सैंक्शन कर दिया बट मुझे टू व्हीलर पसंद नहीं आई, मैं लिया ही नहीं टू व्हीलर। तो ये सब चीज़ें ये बहुत कम होता है। अब आई डोंट नो किसी ने ये क्वेश्चन पूछा है बट ये बहुत कम होता है, खासकर लोन गोल्ड व्हीकल फाइनेंस में, क्योंकि वो ज़्यादा करके डीलर से ही सब कुछ कंडक्ट हो जाता है अगर कस्टमर बोलता है। बट फिर भी कोई न कोई ऐसे चांसेस है कि गाड़ी लिया है तो उसी के वो जो पैसा आपने लोन दिया है, सैंक्शन किया है, वो पैसा गाड़ी की खरीदने के लिए जाए, न कि किसी और काम के लिए। Is repossession carried out strictly according with the RBI and fair practice law and with proper documentation? मेन चीज यहाँ पे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की, आप रिपोजेशन कैसे करोगे, कितने बजे करो। कभी कभी होता है कि कस्टमर रिपोजेशन गाड़ी आपने ले लिया किसी और स्टेट में बेच दिया, नाम चेंज कर दिया, कलर करवा दिया, नंबर प्लेट चेंज कर दिया। सबसे ज्यादा इश्यू आते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में उसकी बैटरी चेंज कर दिया, बैटरी गायब कर दी, या जैसे उनको समझ में आया कि मेरे यहाँ कलेक्शन वाला आने वाला है, रिपोजेशन वाले आने वाले हैं, तो उसकी कुछ ना कुछ गायब कर दिया। ठीक है। या आपको रिपोजेशन एजेंसी कौन है उसके नाम भी कस्टमर को आपको स्टार्टिंग में, अगर पॉसिबल है तो स्टार्टिंग बताइए, या नहीं पॉसिबल है तो जब आप उसको फॉलोअप करते हो, नोटिस देते हो पेमेंट का, तो आप बता दीजिए मिस्टर सो एंड सो एजेंसी जाएगी, और जो भी रिपोजेशन का चार्ज होगा 2000 5000 डिपेंड करता है टोइंग वैन कितना पैसा लेती है, उस हिसाब से आपको कस्टमर को उस समय भी बताना जरूरी है कि मिस्टर XYZ ये रिपोजेशन एजेंसी हैं और इनका टोइंग चार्ज जो है ये 2000 है 5000 है जो आपके अकाउंट में ऐड किया जाएगा। राइट।
को लेंडिंग, जो आजकल सारी एनबीएफसी को लेंडिंग करने के लिए पीछे जा रहे हैं, तो को लेंडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, इज बोर्ड अप्रूव पॉलिसी? यस। को लेंडिंग करने से पहले यहाँ पे प्रेजेंटेशन बैंक टू एनबीएफसी, बट एनबीएफसी टू एनबीएफसी, एनबीएफसी टू एचएफसी, एचएफसी टू एचएफसी भी होते हैं, ठीक है। सो आपके पास पॉलिसी होनी चाहिए बिफोर गोइंग अ बोर्डिंग। यस, आपके पास पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी का पार्ट आप नहीं बना सकते, को लेंडिंग पॉलिसी आपकी सेपरेट होती है। इज रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर डिफाइन को लेंडिंग पार्टनर? यस, आपका पहला पार्टनर, दूसरा पार्टनर, चाहे मैं अगर बोलूँ मेजर पार्टनर, जूनियर पार्टनर, मेन लेंडर, सपोर्टिंग लेंडर, जो भी नाम आप देना चाहते हो, बट कौन सा लेंडर क्या करेगा, खास करके इन केस ऑफ रिकवरी। ऐसा नहीं कि दोनों लेंडर पहुंच जाए कस्टमर को, आज मॉर्निंग में एक कंपनी आई और इवनिंग में दूसरी आ गई, चल भैया तुम ही बताओ पैसा दे मेरे को, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको दिखाने की कलेक्शन कौन करेगा, कस्टमर कम्युनिकेशन कौन करेगा, ये चीज आपको पता है। ऐसा नहीं कि मेरे को 10 आज आपने लोन दिया, कल को उसका भी मैसेज आया, फिर उसका भी मैसेज आया, ऐसा नहीं होना चाहिए कस्टमर को, इससे कस्टमर कंफ्यूज हो जाता है। इस रिस्क रेटिंग एंड द रेवेन्यू शेयरिंग स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग विद द आरबीआई नॉर्म? यस, पहले ऐसा कुछ नॉर्म नहीं था, बट अभी जो नवंबर में मास्टर डाइट, जैसे मैंने बार बार नवंबर का नाम ले रहा हूं, तो नवंबर 2025 में बहुत बड़ा चेंजेस हुआ है। अगर आपकी कंपनी को गैप एनालिसिस करवाना है कि क्या आरबीआई के लेटेस्ट नॉर्म है, क्या मैं उसके साथ कंप्लायंट हूँ, तो आप अभी कॉर्पोरेट सोल्यूशन टीम के साथ संपर्क कर सकते हैं। वो आपको गैप एनालिसिस करके बता देंगे कि जो भी बहुत सारे मेजर चेंजेस हुए हैं, आपकी कंपनी कंप्लाइड है या नहीं है। बहुत सारे छोटे छोटे चेंजेस किए गए हैं, जो पहले कुछ और होते थे, अब कुछ और। जैसे मैं को लेंडिंग का ही बता रहा हूँ, पहले ऐसा कोई रेशियो नहीं था कि 90-10 होगा, 80-20 होगा, या 95-5 होगा, या 100-0 होगा, बट अभी होगा मैंडेटरी 10%। एक लोग को अगर कस्टमर को 100 रुपए का लोन देना है, तो एक लेंडर 10 रुपए देगा, कम से कम 10 तो देना ही देना है, और दूसरा कस्टमर 90 देगा। ये फिक्स है। 95-5 या 100-0 या इससे कम नहीं हो, इसे आप जो दो 20-80 कर दो, 30-70 कर दो, बट इसे यदि से मिनिमम थी, और उसमें बहुत सारी और चीजें हैं। आर कस्टमर क्लियरली इन्फॉर्म द को लेंडर अरेंजमेंट? यस, आप कस्टमर को, ये आप अंदर कुछ कर लिए कि चलो यार मैं तो आपको लोन दे दिया, आपसे क्या लेना देना, मैं ही तो हूं ना आपका फेस। नहीं, कस्टमर को पता होना चाहिए मेरा डेटा कहां जा रहा है और आपका को लेंडर कौन है। आप बिना कस्टमर को बताए या बिना कस्टमर को डिस्क्लोज किए, आप उसके सैंक्शन लेटर में डिस्क्लोज करिए, उसके केएफएक्स में डिस्क्लोज करिए, उसके एग्रीमेंट में डिस्क्लोज करिए। एप्लीकेशन में मैं कभी नहीं, मान लीजिए आप लिख सकते हो कि दिस लोन कैन बी गो टू द को लेंडिंग। को लेंडिंग का नाम अगर आप वहां पे नहीं देना सकते हो, आप लिस्ट दे दीजिए कि मेरे पास 5 को लेंडर है, आप इन 5 में से किसी के पास जा सकता है। और जब आप सैंक्शन करते हो, सैंक्शन बता दिया कि ये 5 में से मिस्टर XYZ को आपका लोन हम को लेंडिंग करेंगे। डायरेक्ट असाइनमेंट आज बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है कि लोग लोन सोर्स कर देते हैं, बट क्विक प्रॉफिट के चक्कर में डायरेक्ट असाइनमेंट करते हैं। इस ट्रू सेल कैटेगरी सेटिस्फाइड इन केस ऑफ डायरेक्ट असाइनमेंट? यस, डायरेक्ट असाइनमेंट प्रॉपर ट्रू सेल के हिसाब से होना चाहिए, विथ उनका भी सामने वाला। आर मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट एंड मिनिमम होल्डिंग पीरियड होना चाहिए। जो भी आरबीआई डिफाइंड है, 6 महीना या प्राइजिंग जो भी है, वो आपके पॉलिसीज में डिफाइन होनी चाहिए। देखिए, को लेंडिंग में डिस्क्लोजर जो है वो कस्टमर को देना जरूरी है। डायरेक्ट असाइन में ऐसा कुछ नहीं होता है। डायरेक्ट असाइन में मैं अपना पोर्टफोलियो किसी को असाइन करके वो मैं पैसा तुरंत आज के आज ले लिया, जो मुझे कस्टमर धीरे धीरे हर महीने की ईएमआई करके पे करता, वो मैं आज ले लिया, मैं अपना कर लिया। अब मैं जो भी कस्टमर से मैं रिकवरी करूंगा, धीरे धीरे उसका मैं जो है वो सामने वाले पैसे आदमी को पैसे देते रहूंगा, जो भी मेरे उसके अंदर डिफाइंड ROIs पे डायरेक्ट असाइनमेंट मैंने किया है। ब्रांच रिलेटेड कंप्लायंसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट कि कस्टमर आपको ब्रांच में आता है। आर ब्रांच डिस्प्ले रिक्वायरमेंट कंप्लाइड? यस, बहुत मैंडेटरी है कि आपकी ब्रांच में क्या कुछ डिस्क्लोजर होना चाहिए, क्या क्या इंफॉर्मेशन वहां पे प्रेजेंट होनी चाहिए, ताकि कस्टमर आए और पढ़े। ऐसा नहीं कस्टमर मांगेगा तो आप दोगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको वहां पर डिस्क्लोजर पहले से करके रहना चाहिए। कस्टमर को नहीं पता ना क्या क्या हो, आप क्या चार्ज लगाओगे, कैसे करोगे, कैसे, वो कस्टमर को नहीं पता चलता है। इसके लिए आरबीआई बोलता है कि ऐसा नहीं कि भाई बोले वही कस्टमर मांगा नहीं तो मैंने दिया ही नहीं। ये कुछ अलग चीज नहीं है कि आप मांगोगे तब मिलेगा।
आपको सामने से देना है कि ये सारे आप अगर लोन मेरे से लोगे तो ये लोन लोगे भी नहीं। इवन कस्टमर एजुकेशन का एक पॉइंट है मास्टर डायरेक्शन में, आपको कस्टमर को एजुकेट करना है, फिर आपको लेंडिंग करनी है, फिर आपको कलेक्शन करना है, जो भी करना है, राइट। और लोन फाइल सेट बाय कंप्लाई केवाईसी सैंक्शन, यस। आपका जो भी लोन फाइल्स है ब्रांच में, सारा चीज़ आपका कंप्लाइड होना चाहिए कस्टमर के सामने। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं लोन ले लिया फिर कस्टमर को बोलूँ कि भाई आप उस वाले ब्रांच में आ जाना, आपको सैंक्शन लेटर मैं वहाँ से भेज लूँगा। डिसबर्समेंट के लिए भाई साहब उस ब्रांच में आना नहीं, जिस कस्टमर आया वहाँ पे ही सारी चीज़ की सुविधा कस्टमर को मिलनी चाहिए। अनलेस अनली कस्टमर अगर कुछ बोलता है कि मुझे यहाँ नहीं वहाँ से बात करनी है आपके। डुअल कंट्रोल कैश, हाँ, अगर कोई आपकी कोई ऐसी ब्रांचेस है जैसे गोल्ड लोन रिलेटेड है या कैश ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है या कोई अलग ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे सिक्योरिटी है कस्टमर का डेटा, तो वो चेकर और मेकर होना चाहिए। डुअल कंट्रोल मतलब चेकर और मेकर, एक के पास सारा पावर, एक ही के पास, ब्रांच मैनेजर के पास या ब्रांच क्रेडिट मैनेजर के पास सारी पावर अकेले नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी चेकर मेकर। इज इंटरनल एंड ब्रांच ऑडिट कंडक्टेड पीरियडिकली, यस। अगर आपकी कंपनी फॉलो ये मेथड है, इंटरनल ऑडिट अप्लीकेबल है, तो आपकी ब्रांचेस जो है बेस्ड ऑन देयर रिस्क कैटेगरी, बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस, वो पीरियडिकली ऑडिट होनी चाहिए कि सारा चीज़ प्रॉपर फॉलो हो रहा है ब्रांच में कि नहीं हो रहा है। क्योंकि आप एचओ में बैठ के, रजिस्टर्ड ऑफिस बैठ में आप वो नहीं बताते, और कस्टमर को वहीं आता है, वहीं देखता क्या आपके सेल्स वाले, आपके ब्रांच का स्टाफ कस्टमर से अच्छे से बात कर रहा है कि नहीं बात कर रहा है। ये सब जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। कुछ जनरल पॉइंट्स जो है वो है ऑल रिटर्न्स, अगेन जो भी आपको रिटर्न फाइल करना है वो आपको टाइम पे फाइल करना है, सारे रिटर्न्स आपको टाइम पे फाइल करना है। डेटा कंसिस्टेंसी, यस। ऐसा नहीं कि मैंने एक रिटर्न में कोई डेटा दिया, दूसरे रिटर्न में मैं कुछ और डेटा दिया, ईमेल पे कस्टमर आरबीआई ने मांगा कुछ और, नहीं। आपको डेटा कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी चाहिए हर एक रिटर्न में। इसके लिए रिटर्न भेजने से पहले, आजकल सब लोग रिटर्न फाइल करते हैं, बट हमारी टीम, मतलब अविन कॉर्पोरेट सोल्यूशन की टीम ये इंश्योर करती है अगर एक डेटा एक रिटर्न में गया है तो सारे रिटर्न में प्रॉपर डेटा जाए। अगर मुझे सपोज डीएनबीएस 2 में या किसी ईमेल पे डेटा मैंने पहले भेजा था जो उसमें जो वेरिएंस है, तो मुझे वो डेटा जाके रिवाइज करना है। ऐसा नहीं कि मैं गलत ही करूं, ऐसा नहीं होता कि मैंने एक डेटा गलत भेजा तो मैं सब जगह गलत ही करूं। अगर वो डेटा मुझे बाद में पता चला कि सही हो रहा है तो आप पुराना रिटर्न को भी सही करवाइए। ऐसा नहीं बोल सकता अरे यार वो रिटर्न तो गया, बट अगर उसी पीरियड का रिटर्न है, सपोज मैं 31 मार्च का बना रहा हूँ रिटर्न्स, बट एक रिटर्न में मेरा गलती से कुछ एनपीए चला गया 2.5, बट मेरा एक्चुअल एनपीए 1.5 है, तो मैं एक्चुअल रिपोर्ट तो करूंगा 1.5, बट मार्च वाले रिटर्न का मैं दूसरे रिटर्न में जो गया है मैं उसको करेक्ट कराऊंगा। कार एंड लिवरेज, यस। सीआरआर और लिवरेज रेशियो मॉनिटर होना चाहिए और उसका प्रॉपर ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। एनपीए क्लासीफाई, यस। जो भी एनपीए, खास करके अगर एक ही कस्टमर का दो लोन चल रहा है या वो डीपीडी के हिसाब से 90 दिन कब कंट्रोल होता है डे इन प्रोसेस में, उस हिसाब से आपका, ऐसा नहीं कि मैंने लोन लिया जनवरी में तो 3 महीना में जनवरी फरवरी मार्च तो 31 मार्च को मेरा एनपीए करोगे, ऐसा नहीं। हर डेट के हिसाब से आपको वो क्लोज करना चाहिए। आर न्यू प्रोडक्ट एंड अलाइन इंट्रोड्यूस रिस्क, जो भी आप नया प्रोडक्ट कंपनी का लॉन्च कर रहे हो उस पर क्या रिस्क है उसको बोर्ड में प्रेजेंट करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने मैनेजमेंट ने कोई भी नया प्रोडक्ट सोचा लॉन्च कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको उसको बोर्ड में लॉन्च करने से पहले बोर्ड में डिटेल रिपोर्ट प्रेजेंट करना है कि ये प्रोडक्ट है, ये उसके की फीचर्स हैं, ये चार्जेस है, ये रिस्क हो सकता है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में। ऐसा नहीं होता कि किसी प्रोडक्ट में कोई रिस्क होता ही नहीं है, रिस्क होता है। आपको डिस्क्लोज करना, बोर्ड में बताना बहुत जरूरी है। कंप्लायंस कल्चर एंड अकाउंटेबिलिटी काफी इंपॉर्टेंट ये फेवरेट टॉपिक है। इज कंप्लायंस प्रिज्यू बिजनेस इनेबलर रादर देन मेरली ए कंट्रोल फंक्शन, मतलब ऐसा जैसे कि कंप्लायंस को लोग कहते हैं कि अरे ये तो कुछ मत करो, तो खाली हर चीज के लिए ना बोलता, ऐसा नहीं होता है। कंप्लायंस हर एक चीज को ना नहीं बोलता। आप फेयर डिस्क्लोज करिए कंप्लायंस टीम को और वो आपको बिजनेस इनेबल करके बताएगा कैसे इनेबलर आपको करना है, बिजनेस कैसे करना है, विद इन द रूल में रहते हुए ही आपको कैसे कंप्लाई करना है। यही काम है कंप्लायंस का।
आर बिजनेस इंसेंटिव स्ट्रक्चर हाईलाइट टू अवॉइड पोटेंशियल कंप्लायंस? यस, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो भी इंसेंटिव स्कीम बनाते हो, कोई प्लान बनाते हो, कोई टारगेट सेट करते हो, ऐसा नहीं हो कि वो कंप्लायंस को ओवररूड करे। सपोज आपने बोल दिया कि अरे भाई अप्रैल में जो भी सबसे ज्यादा इंश्योरेंस बेचेगा उसको मैं एक एक्टिवा दे दूंगा। अब सब लोग पता चला कि मरे जिरे सबको बेचते ही चले जाए क्योंकि मुझे एक्टिवा लेनी है। या कुछ ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए कि अनएथिकल प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए। आपका टारगेट पूरा करने के लिए, आपके इंसेंटिव कमाने के लिए आपका जो एम्प्लॉय है या आपका डीएसए है, कनेक्टर है, वो कुछ गलत एक्टिविटी करे। यहाँ पे आपकी मॉनिटरिंग स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि आपके इंसेंटिव कमाने के चक्कर में कस्टमर का लॉस ना हो और वहां पे आपको आरबीआई से सो कॉस्ट नोटिस ना आए। इज आरबीआई इंस्पेक्शन रेडनेस फाइल मेंटेन? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी एनबीएफसी को, बड़ी एनबीएफसी सबको। अरे जब आएगा तो देखूंगा, ऐसा नहीं होता है। आप डेली, डेली बोलने का मतलब है मेरा क्वार्टरली आप क्वार्टरली जो है, आप जो भी कंप्लायंसेस हो रहे हैं आप एक फोल्डर में रखते जाओ। इस क्वार्टर का, जून का, सितंबर का, दिसंबर का, मार्च का, आप उस फोल्डर में रखते जाओ, ईयर वाइज आप बनाते जाओ। कल को आरबीआई आए तो तुरंत आप उनको दिखा सकते हो। और जब आप आरबीआई बताओगे सर मैं ऐसे डेटा मेंटेन करता हूँ, सर मैं इस तरह से, वो बहुत खुश होगा। तो आधा क्वेरी कभी कभी क्या होता है ना, अगर आप टाइम पे आरबीआई को रिप्लाई करो ना, आधी क्वेरी आरबीआई वहीं आपको ड्रॉप कर देता है क्योंकि शक वहीं पैदा होता है। क्योंकि देखो बिजनेस आप कर रहे हो तो आपके पास सारा डेटा होना चाहिए भाई। 10 दिन क्यों लगता है कोई डेटा देने में? अगर आरबीआई ने कोई मांगा कि मेरे को आप अपना लोन पोर्टफोलियो का डेटा दो, अब उसको देने में 15 दिन लगा दिए आप। आरबीआई का यार ये तो आपका डे टू डे बिजनेस है, यही तो आपका काम है, आप इसको लगाने के 10 दिन लगा रहे हो। तो वो सारी चीज से अवॉइड होना चाहिए। आर देयर एनी रिस्क इन मिस सेलिंग इंक्लूडिंग हिडन चार्ज? यस, आप कस्टमर को आज लोन बांटते समय आपने बांट दिया, फिर आपने बोला सर ऐसा कुछ चार्ज नहीं, बट आपने बहुत छोटे छोटे अक्षर में लिखा है। आरबीआई ने इवन ये भी बोला है कि जो फोंट होता है ना, लिखने का तरीका, वो भी 10 होगा, 11 से कम नहीं होगा, एरियल होगा, आप कुछ भी फोंट यूज नहीं कर सकते। सो कहने का तो ये तरह का मिस सेलिंग नहीं होना चाहिए, आपको प्रॉपर डिस्क्लोजर करना है कस्टमर को। डू डिजिटल चैनल पोस्ट कस्टमर कंसेंट? यस, अगर आप कोई लोन आप दे रहे हो कस्टमर को, अगर आप कोई कस्टमर को कोई डेटा आप देते हो तो आपको डिजिटल चैनल के थ्रू आपको प्राइवेसी का ध्यान रखना चाहिए कस्टमर का। आप ऐसे नहीं कह सकते कि कुछ भी ऐप डाउनलोड कर दिया, कस्टमर क्या डेटा रिकॉर्ड हो रहा है, क्या रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, उसमें कस्टमर को सारा चीज चला जाए उसके मोबाइल का या उसके लैपटॉप का। तो प्राइवेसी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आर डीएसए एजेंट फिनटेक आर फुल्ली कंप्लाइड? यस, अगर आपने किसी को रखा है डिजिटल सिग्नेचर एजेंट या कोई फिनटेक कंपनी है जो आपके लिए कोई ऐप, कोई सर्वर, कुछ भी बनाई है, क्या वो आरबीआई के नाम के हिसाब से फुल्ली कंप्लाइड हैं कि नहीं है, वो चेक करने की जिम्मेदारी आपकी होती है, कंप्लायंस की होती है, कंपनी एनबीएफसी की होती है। इज देयर इन टू विजिबिलिटी ऑफ कस्टमर जर्नी हैंडल बाय द थर्ड पार्टी? तो आपको देखना है कि कस्टमर की जो जर्नी है, मार्केटिंग, सेल्स वाले से लेकर के अंडर राइटिंग, डॉक्यूमेंटेशन, डिसबर्समेंट, कलेक्शन और उसके बाद लीगल और लिटिगेशन, ये सारी जर्नी में कितने थर्ड पार्टी ऐप हैं, उनकी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्या वो सब लोग आरबीआई के हिसाब से कंप्लाइड हैं कि नहीं है, ये प्रॉपर चेक करना बहुत जरूरी है। सो इसी के साथ थैंक यू। ये सारे क्वेश्चन जो थे ये मल्टीपल टाइम आप लोगों से पूछे गए थे पिछले, ये केवल क्वेश्चन जो पिछले लास्ट 3 महीने के हैं जिसमें आपने अवनी कॉर्पोरेट सोल्यूशन से किसी के साथ इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे भेज के आप क्वेश्चन का जवाब ले सकते हैं। और ये क्वेश्चंस जो है डेली है। इसके अलावा भी किसी भी तरह का कोई अगर आपको हेल्प चाहिए कंप्लायंसेस में, आपको एनबीएफसी के ऑपरेशन में, आप अविन कॉर्पोरेट सोल्यूशन की टीम के साथ संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू सो मच।